हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी बाय प्रेम सर में। मैं हूं प्रेम अग्रहरी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के बारे में, यानी हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के आज की इस वीडियो में आज का जो चैप्टर है वो वर्णमाला है। वर्णमाला के इस चैप्टर में आज हम स्पेशली स्वर को पढ़ेंगे, यानी वावेल। वावेल होता क्या है, कितने टाइप होते हैं इसके, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हिंदी का वीडियो लेके आइए, उनका बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, 29 जुलाई को पेपर है उनका। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर भी मेंशन कर दिया हूँ कि ये वीडियो पुलिस, एसआई, लेखपाल, इसके अलावा अध्यापक भर्ती परीक्षा में टेट या सुपर टेट की बात हो या यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, मज़ा आने वाला है वीडियो के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो हमारा टॉपिक है वो है स्वर, यानी वावेल। आज वर्णमाला के चैप्टर में स्वर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी स्वर के टॉपिक से आने वाले सभी क्वेश्चन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और एक बात ये भी है कि इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा स्वर के टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो गाइज स्वर के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट बताता हूँ, जहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है। क्वेश्चन आया हुआ है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो भैया हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, देवनागरी। ठीक है, और देवनागरी लिपि का जन्म किस लिपि से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जन्म जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक, तो आपको हमेशा याद रखना है कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है और देवनागरी लिपि का जन्म वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। लिपि क्या होता है? यहाँ पे लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहा जाता है। लिपि का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भाषा को लिखने की व्यवस्था या उसका ढंग ही जो है उसकी लिपि कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, ये भी क्वेश्चन आपके पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसकी आर्टिकल जो है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का उल्लेख आर्टिकल या अनुच्छेद 343 फर्स्ट या का कह सकते हैं, 343 का या 343 फर्स्ट कह सकते हैं, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में किया गया है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन मूल संविधान में यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषाएं थी। ठीक है, यानी कि 8 भाषाएं बाद में संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें भाषा की तो हर एक भाषा या लैंग्वेज की अपने अपने चिन्ह होते हैं, अपने अपने सिंबल होते हैं। इन्हीं सिंबल को जब हमारे समाज के द्वारा, हम सभी लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने लगते हैं तो ये चिन्ह फिक्स हो जाते हैं। और जब इन्हीं चिन्हों के ऊपर नियम बन जाते हैं तो इसी नियम के तहत हम उस लैंग्वेज को समझते हैं, उस लैंग्वेज को पढ़ते हैं और अंत में यही व्याकरण बन जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई भाषा की। अगर हम भाषा की बात कर रहे हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण या ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है या ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका आंसर होगा वर्ण या फिर ध्वनि। ठीक है, अगर हम बात करें कि इससे बड़ी इकाई क्या होती है, तो देखिए इससे बड़ी इकाई क्या होती है? वर्ण या ध्वनि के बाद आपका आता है अक्षर। क्या आता है? अक्षर आता है। और अक्षर से बड़ी जो इकाई होती है भाषा की वो आपकी होती है शब्द, और शब्द से बड़ी इकाई जो होती है वो आपकी पद कहलाती है। और पद से बड़ी इकाई जो होती है उसको हम पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। और पदबंध से बड़ी इकाई जो होती है उसको हम उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं भैया?
उपवाक्य कहते हैं, और उपवाक्य से बड़ी जो इकाई होती है उसको हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। बातें समझ में आ रही होंगी, अच्छा लग रहा होगा। तो गाइज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और बने रहिए हमारे साथ। तो गाइज हम बात कर रहे हैं वर्ण की। तो वर्ण जो होता है वो कैसे सबसे छोटी इकाई होती है हम आपको बताते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक शब्द लिख रहे हैं राम, ठीक है। अगर हम बात करें ये कितने शब्द हैं तो आप कहोगे एक ही शब्द लिखा गया है। अगर हम बात करें इस राम के शब्द में कितने अक्षर हैं, देखो अक्षर जो होता है वो शब्द से क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि ये रा एक अक्षर हो गया और एक अक्षर माँ हो गया, तो कुल मिलाकर के अक्षर कितने हैं? 2 हो गए। शब्द कितना है? 1 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें ध्वनि कितनी है या कितने वर्ण है, भाई सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है या वर्ण होती है। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इस प्रकार से आता है कि रा, रा मतलब रा और बड़ा, मा, मा यानी माँ और आ, ठीक है। रा मा मतलब ये हमारी होती है क्या? ध्वनि इसकी, ठीक है, जिसको हम वर्ण कह सकते हैं। यानी कि अगर बात करें कितने वर्ण तो 1 2 3 4, कितने वर्ण हैं भैया? कितनी ध्वनि है? 4 ध्वनियाँ हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस राम शब्द में 2 अक्षर और 4 वर्ण हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्ण आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला होता क्या है सबसे पहले इसको हम जानते हैं। तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, क्या लिखा गया है? वर्ण और माला। अगर इसको हम अलग अलग लिखें तो हमको ये मिलेगा कि वर्ण और माला। वर्ण आपको पता है, अभी हमने बताया। माला का मतलब होता है गुच्छा, माला का मतलब होता है गुच्छा, जिसको आप जानते हो भली भांति, भाई जो गले में पहनाया जाता है वही माला, ठीक है। तो उसको हम गुच्छा भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी वर्ण का गुच्छा। थोड़ा सा अगर सही करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्ण का समूह, गुच्छे को आप समूह भी कह सकते हो। तो वर्णों का समूह, या हम कह सकते हैं कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, ये इसकी करेक्ट डिफिनीशन होगी कि वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो देखिए वर्ण की अगर बात करें तो वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं ना। एक आपका होता है स्वर, जिसको हम इंग्लिश में वावेल कहते हैं, और दूसरा आपका होता है व्यंजन, जिसको इंग्लिश में हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी स्वर और व्यंजन को मिला करके हम टोटल वर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं वर्णमाला में, और लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं। तो अगर उच्चारण की बात करें हम सबसे पहले, तो यहाँ पर स्वर जो होते हैं वो 10 होते हैं, और उच्चारण के आधार पर व्यंजन की अगर बात करें तो ये होता है 35, ठीक है। यानी टोटल उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 हो जाती है, ठीक है। अब अगर लेखन की बात करें, लेखन के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या जो होती है वो 13 होती है, जबकि व्यंजनों की संख्या जो होती है लेखन के आधार पर वो होती है 39, ठीक है। यानी टोटल मिला के वर्णों की संख्या लेखन के आधार पर कुल मिला के हो जाती है 52। कितने हो जाती है भैया? 52 हो जाती है। तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, तो आप बताओगे 52, ठीक है। और अगर पूछता है कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कुल कितनी है, तो आप बताओगे 45। अभी इनकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, ठीक है। आप लोग परेशान मत होइए। किस प्रकार से स्वरों की संख्या 10 होती है, किस प्रकार से 13 होती है, इन सारी चीज़ों को अभी हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक। तो आइए अब टॉपिक पर आते हैं अपने, यानी स्वर। स्वर क्या होता है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनके टाइप कितने होते हैं, इन सारी चीज़ों को अब हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा जानते हैं। परिभाषा स्वर की ये है कि ऐसे वर्ण जो पूर्णतया स्वतंत्र हों उन्हें हम स्वर कहते हैं। मतलब यहाँ देखो, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, स्व, स्व मतलब स्वतंत्र, ठीक है। तो जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है। या इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है। या दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय हमारे मुख से वायु बिना रुकावट के निकलती है,
बिना रुकावट के निकलती है, ऐसे वर्ण को हम स्वर कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डिफिनीशन हो गई। अब अगर हम बात करें कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आइए सबसे पहले इनको हम लिख के देखते हैं। ठीक है, स्वरों को अगर हम लिखें हैं तो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग और अ, ये होते हैं आपके स्वर। ठीक है, यानी लेखन के आधार पर अगर आप देखोगे तो इन सभी को काउंट कर लीजिए, ये लेखन के आधार पर हो जाएंगे स्वरों की संख्या। ठीक है, तो इनको आप काउंट करोगे तो इनकी संख्या आएगी 13। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वरों की संख्या लेखन के आधार पर कितनी होती है? 13 होती है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर होता है 10। ये कैसे, इनको भी देख लीजिए भैया। तब इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा री है और ये जो अंग है और जो आह है, ये तीनों क्या होते हैं? स्वरों की श्रेणी से बाहर हो जाते हैं और इस प्रकार जो टोटल बचे हुए स्वर होते हैं वो उच्चारण के आधार पर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के 10 स्वर बचते हैं। अब कैसे हम उच्चारित करते हैं इनको कि 10 ही रह जाता है? तो देखिए, जब री का उच्चारण हम करते हैं तो रा आता है। री मतलब क्या? रा से बन रहा है। रा क्या होता है? रा एक व्यंजन होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो री होता है वो उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए री बाहर हो गया। अब अगर अंग की बात करें तो अंग जो होता है, बेसिकली अंग को जो है अनुस्वार कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुस्वार कहा जाता है कि अनुस्वार वर्ण कौन सा होता है, तो कई बार एग्जाम में पूछा है, अंग आपका आंसर होगा। ठीक, और ये क्या होता है भैया? आह जो होता है आपका विसर्ग, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। यहाँ विसर्ग लगा हुआ है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब अगर अंग की बात करें तो अंग को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए देखिए, ये अंग होता है। ठीक है, यानी कि शुरुआत तो आपका स्वर से हो रहा है लेकिन अंत आपका व्यंजन से हो रहा है, इसलिए उच्चारण के आधार पर ये भी आपका स्वर नहीं होता है। और अगर विसर्ग की बात करें तो आह जो होता है वो आपका ये होता है, ये आपका आह होता है। यानी यहाँ पर अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग जो आपका स्वर से होगा लेकिन अंत जो है वो व्यंजन से हो रहा है। हा एक व्यंजन है, अंग एक व्यंजन है, और इसलिए जो है अंग और आह जो होते हैं ये दोनों जो होते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं होते हैं। तो बचे हुए जो आपके 10 हैं वही आपके उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या हो जाते हैं। देखिए, इनको यानी कि जो अंग और आह हैं इनको कंबाइनली यानी कि संयुक्त रूप से इनको आयोगवाह कहा जाता है। आयोगवाह भाई इंपॉर्टेंट है। आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आयोगवाह की संख्या जो होती है वो कितनी? 2 होती है। अंग और आह जो होते हैं वो आयोगवाह कहलाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा लग रहा होगा भैया वीडियो को, भैया ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो आइए अब हम जान लेते हैं इसमें टाइप, स्वर कितने प्रकार का होता है। स्वर के प्रकार, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर स्वरों के प्रकार। मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर स्वर के प्रकार। ठीक, तो इसमें आपका जो पहला आता है, मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका इसमें होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ठीक। और सेकंड इसमें होता है आपका दीर्घ स्वर, और थर्ड इसमें होता है आपका प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और कितने वर्ण ह्रस्व स्वर के अंदर आते हैं। तो ह्रस्व स्वर जो होता है वो एक ऐसा स्वर होता है जिसके उच्चारण में
सबसे कम समय लगता है, या ऐसे कह सकते हैं कि बहुत कम समय लगता है, ठीक है, या फिर एक मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का? एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। इसका अनदर नाम है एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है। कौन कौन से वर्ण हर्ष स्वर के अंदर आते हैं? तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 वर्ण जो होते हैं वो हर्ष स्वर कहलाते हैं। भैया हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कितनी होती है भैया? 4 होती है। कौन कौन होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। जब इनको आप बोलोगे भैया तो ऐसा लगेगा आपको, अभी आप बोल के देखिए, आपको तुरंत फील हो जाएगा कि बहुत कम समय में ही इनको हम बोल लेते हैं, ठीक। तो गाइस ये आपके हो गए 4 हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर की अगर बात करें तो दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपके वर्ण आते हैं वो बड़े वाले आते हैं, नहीं बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये वर्ण होते हैं आपके दीर्घ स्वर, ठीक है। कितनी संख्या होगी इनकी? अगर इनको आप काउंट करोगे तो 7 होते हैं। ये दीर्घ स्वरों की संख्या भी आपके एग्जाम में पूछता है, तो इनकी संख्या कितनी होती है भैया? 7 होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, यहाँ तक ये आपके कहलाते हैं मूल दीर्घ स्वर। ये भी आप लोग याद रखिएगा। मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो 3 होते हैं भैया। मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और जो ए, ओ, औ होते हैं इनको कहा जाता है संयुक्त स्वर। क्या कहा जाता है भैया? संयुक्त स्वर, क्योंकि इनका निर्माण जो होता है वो 2 स्वरों के मेल से होता है। एक बात और यहाँ पर ध्यान देना है कि जो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ है, इनको हम सजातीय स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। ऐसा क्या है? तो भैया जब इनको हम बनाते हैं, जब इनका निर्माण करते हैं, तो आ मिलके बड़ा आ बन जाता है, ई मिलके बड़ी ई बन जाती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आ या ई या ऊ मिल करके इनका निर्माण हो रहा है, यानी सजातीय लोगों से मिल करके। भाई आ जो है अपने ही आ के साथ मिल करके बना रहा है, यानी सजातीय लोगों से मिलके बन रहा है ये, इसलिए इनको सजातीय स्वर भी कहा जाता है। बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ को सजातीय स्वर भी कहते हैं। और ये जो ए, ओ, औ होते हैं इनको विजातीय स्वर भी कहा जाता है। विजातीय स्वर भी कहा जाता है। क्यों? तो भैया इनका जो निर्माण होता है वो विजातीय स्वरों के कारण होता है। मतलब जो ए बनता है वो छोटा आ और छोटी ई से मिलकर के ए बन जाता है। ऐसे जितने ये चारों वर्ण हैं इन सब का निर्माण जो होता है वो विजातीय स्वरों के कारण होता है, और इसीलिए हम विजातीय स्वर इनको कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए हम तीसरे की बात कर लेते हैं, यानी प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? तो ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, या कह सकते हैं कि 3 मात्रा का समय लगता है, या 3 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि कौन कौन से वर्ण इसमें आ जाते हैं, कौन कौन से स्वर आते हैं, जैसे देखिए राम लिखते हैं, इस प्रकार से भी आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं इस प्रकार से राम लिखा गया होता है। तो ये भैया आपका जो ये बना हुआ है यस के तरीके से 3, ये बताते हैं कि इनको उच्चारित करने में 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे हम बोलते हैं राम, कुछ देर तक खींच के उसको बोलते हैं, या फिर ओम। आप लोग देखे होंगे कि ओम को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 3 जैसा यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, यानी कि ये जो है 3 मात्रा का समय ले रहा है, यानी इनको उच्चारित करने में हमें 3 मात्रा का समय लग रहा है। तो ये सारे होते हैं आपके प्लुत स्वर। अगर हम बात करें प्लुत स्वर के एग्जाम्पल की, तो जब नाटक के संवाद होते हैं तो वहाँ पर भी हमको सुनने को मिलते हैं ऐसे स्वर, या फिर कोई व्यक्ति बहुत दूर खड़ा है उसको हम पुकार रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, तो भी वहाँ पर प्लुत स्वर का एग्जाम्पल आता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, कुछ आप मेरी भावनाओं को भी समझो। तो गाइस ये हो गया आपका मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार। आइए अब हम सेकंड की बात कर लें। सेकंड हम किसके आधार पर पढ़ने वाले हैं? तो दूसरा हमारा ये है
कि सेकंड हमारा है जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर। भाई जीभ को हम जिस प्रकार से प्रयोग करते हैं उसके आधार पर जो स्वरों के प्रकार हैं वो आपका 3 होता है। इसमें भी आपके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से भैया? पहला आपका है अग्र स्वर, दूसरा आपका है मध्य स्वर और तीसरा आपका है पश्च स्वर। अब देखिए पश्च स्वर, अब देखिए अग्र स्वर की अगर बात करें तो ऐसे स्वर जो जीभ के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं, बिल्कुल आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं या आगे वाले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, उनको हम अग्र स्वर कहते हैं। जिसमें आपका वो छोटी, बड़ी, ए और ऐ, ये 4 वर्ण जो होते हैं वो अग्र स्वर कहलाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपके, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये जो होते हैं 4 वर्ण, ये आपके जीभ के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं, यानी कि इनको हम अग्र स्वर कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि मध्य स्वर की, तो मध्य स्वर में भैया आपका सिर्फ एक ही वर्ण आता है, वो है आपका छोटा आ। छोटा आ जो होता है वो आपके जीभ के बीच वाले हिस्से से यानी कि मध्य वाले हिस्से से बोला जाता है, तो इसलिए इसको हम मध्य स्वर कहते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं अगला पश्च स्वर की। तो पश्च स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो पश्च स्वर में आपका बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये 5 वर्ण जो होते हैं वो आपके पश्च स्वर में आते हैं, यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम जीभ के पिछले वाले हिस्से से करते हैं। तो ऐसे स्वर जो होते हैं वो आपके पश्च स्वर कहलाते हैं, जिसमें आपके कितने वर्ण होते हैं भैया? 5 वर्ण होते हैं। तो ये आपका 5 होता है, ये आपके 4 होते हैं और यहाँ पर सिर्फ एक वर्ण होता है छोटा आ, जो कि मध्य से बोला जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आइए तीसरे टाइप की बात कर लेते हैं। तीसरा टाइप जो आपका होता है वो, तीसरा टाइप आपका ये है कि मुख के खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर, भाई आपका जो मुख होता है वो जब खुलता है तो ऐसे में जो आपके स्वर के प्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो ऐसे में भैया आपका जो स्वर होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से भैया? तो देख लीजिए, ऐसे में स्वर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है विवृत, विवृत स्वर, या जिसको कह सकते हैं कि ओपन। ठीक है, क्या कह सकते हैं? ओपन, मतलब ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करने पर मुख हमारा पूरी तरह से खुला रहता है, ओपन रहता है। ठीक है, मुख जब खुला रहता है तो विवृत स्वर कहलाते हैं वो। और अगला है इसमें अर्धविवृत, अर्धविवृत यानी कि आधा खुला हुआ। ठीक है, हाफ ओपन, हाफ ओपन। ठीक है, हाफ ओपन यानी कि आधा खुला हुआ। जब हमारे मुख आधे खुले हुए होते हैं तो वहाँ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो ऐसे वर्ण को हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। ठीक है, तीसरा है संवृत, संवृत यानी कि संवृत का मतलब होता है क्लोज। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम क्लोज कह सकते हैं, यानी जब हमारा मुख जो है लगभग पूरी तरह से बंद होता है। ठीक है, तो हमारे जो स्वर बोले जाते हैं उनको हम इस संवृत स्वर में रखते हैं। ठीक है, अगला हमारा है अर्ध संवृत। तो भैया ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख जो होता है वो लगभग आधा बंद होता है, आधा बंद होता है। इसमें पूरी तरह से बंद हो लगभग, और इसमें आधा लगभग बंद हो, तो उसको हम अर्ध संवृत कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें? तो पहले विवृत देख लेते हैं। विवृत का मतलब जिसमें पूरा पूरा हमारा मुख जो होता है वो खुला रहता है, तो उसमें सिर्फ आपका एक ही वर्ण आता है, वो आपका होता है बड़ा आ। कौन सा भैया? बड़ा आ। बड़ा आ जो होता है वो विवृत स्वर कहलाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बड़ा आ जब हम बोलते हैं तो हमारा मुख जो होता है पूरी तरह से ओपन रहता है, पूरी तरह से खुला रहता है। ठीक है, तो बड़ा आ जो होता है वो आपका विवृत स्वर कहलाता है। अब अगर हम अर्ध विवृत स्वर की बात करें तो अर्ध विवृत स्वर में आपके छोटा आ,
ए और औ, ये तीनों वर्ण जो होते हैं वो आपके हाफ ओपन वाले होते हैं, यानी कि अर्ध विवृत वाले होते हैं। छोटा आ, ए और औ, आप इनको उच्चारित करके भी समझ सकते हैं। तो आइए अब हम तीसरे की बात करें, यानी कि समृद्ध स्वर, यानी कि ऐसा स्वर जिसमें हमारा मुख पूरी तरह से क्लोज रहता है, बहुत नाम मात्र का ही ओपन होता है, या हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से बंद रहता है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें आपका छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आप इनको उच्चारित करके देख लीजिएगा। इसमें आपका मुख जो होता है वो लगभग बंद रहता है। कौन कौन से वर्ण भैया? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये चारों वर्ण जो होते हैं वो आपके समृद्ध स्वर कहलाते हैं, यानी कि क्लोज स्वर कहलाते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं चौथे टाइप को, जिसमें हमारा मुख जो होता है वो आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है। ठीक है, तो ऐसे स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ऐसे स्वर ए और ओ होते हैं। कौन कौन से भैया? ए और ओ, ये दोनों वर्ण जो होते हैं वो आपके अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं। तो भैया ये आपके हो गए मुख के खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार। और अब हम इसके लास्ट यानी कि चौथे टाइप की बात करेंगे। चौथा टाइप क्या है इसमें? तो चौथा टाइप ये है कि ओंठों की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, तो भैया ऐसे में आपके दो प्रकार होते हैं इसमें। एक आपका होता है आवृत्तमुखी और दूसरा आपका होता है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी, वृत्तमुखी, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय जो हमारा ओठ होता है वो पूरी तरह से वृत्त के आकार का हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से गोल हो जाता है। तो ऐसे वर्ण को हम वृत्तमुखी कहते हैं, और ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करने में हमारा जो ओंठ होता है वो पूरी तरह से गोलाकार नहीं होता है, तो उनको हम आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। कौन कौन से वर्ण इसमें आते हैं? जो आपका आवृत्तमुखी होता है इसमें छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और ऐ, ये वर्ण आवृत्तमुखी के अंदर आते हैं। और वृत्तमुखी के अंदर कौन आते हैं? तो इसमें आता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। तो ये वर्ण आपके होते हैं आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी स्वर। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।